नमस्कार दोस्तों, आज के लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली वीकली वाणी के एक एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि चाइना किस तरीके से क्रैकडाउन कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी कंपनीज के ऊपर। दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि फेब के अंदर पीक के बाद 823 बिलियन डॉलर उनकी वैल्यूएशन कम हो गई है जो चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। तो यहाँ पे मन में एक सवाल उठता है कि भाई चाइना जिस डाल पे बैठा हुआ है उसी को काट रहा है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसे कारणों की चर्चा करेंगे जिसकी वजह से चाइना जो है अपनी जो होम ग्रोन या लोकल टेक्नोलॉजी कंपनीज के ऊपर क्रैकडाउन कर रहा है। दोस्तों, ये जो शुरुआत हुई इस पूरे क्रैकडाउन की, वो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि द एंट ग्रुप का आईपीओ आने वाला था नवंबर 2020 में और उसको विड्रॉ कर लिया गया था। दोस्तों, जो द एंट ग्रुप है वो अलीबाबा का ही एक पार्ट है या अलीबाबा की ही सिस्टर कंसर्न है। उसके बाद उनके जो सीईओ हैं जैक मा, वो पब्लिक डोमेन में काफ़ी समय तक दिखाई नहीं दिए थे। दोस्तों, अभी रिसेंटली एक वहाँ की जो राइड हेलिंग कंपनी है या जिसको कह लीजिए कि उसको चाइना का उबर भी कहा जाता है, दीदी उसका नाम है, तो उन्होंने अपना यूएस में एक आईपीओ निकाला। उनके यूएस के आईपीओ आने के बाद ये जो कंपनी है दीदी, इसको सभी ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया गया। चाइना में जितने भी ऐप स्टोर्स हैं वहाँ से इस पर्टिकुलर ऐप को हटा दिया गया और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। यहाँ पे कंपनी को रोक दिया गया कि वो कोई भी नया कस्टमर एक्विजिशन नहीं करेंगे। दोस्तों, इसके पीछे जो कारण दिया गया चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा वो ये कि ये जो ऐप है दीदी, ये पर्सनल जो डेटा है, यूजर्स का पर्सनल डेटा यूज कर रही है और यहाँ पे इलीगल कनेक्शंस दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये 2 कारण दिए गए। मतलब जो चाइना का उबर है, इनफैक्ट अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को ट्रैक करते हैं, मैं चाइनीज़ मार्केट को काफ़ी समय से ट्रैक कर रहा हूँ। उबर वहाँ पे पहले ऑपरेट करता था, लेकिन वहाँ से उबर को अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ा और उस समय जो एक्सपर्ट्स थे उनका यही मानना था कि चाइना जो अपनी लोकल कंपनीज हैं या जो वहाँ की होम ग्रोन कंपनीज हैं जैसे कि दीदी, उनको प्रमोट करना चाहता है, उनको आगे बढ़ाना चाहता है। इस वजह से वहाँ पे एक तरह की मोनोपोली क्रिएट की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे द एंट ग्रुप या दीदी ये केवल 2 कंपनीज नहीं है। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो आप जाके चेक कर सकते हैं। एक और कंपनी है फुल ट्रैक अलायंस कंपनी और कैनजून लिमिटेड, ये जो 2 कंपनीज हैं इनके ऊपर भी क्रैकडाउन किया गया। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि वो कौन से 3 कारण हैं जिसकी वजह से चीन जो है अपनी टेक्नोलॉजी कंपनीज के ऊपर क्रैकडाउन कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला कारण है यूएस और चीन के बीच में टेंशन। आपने देखा होगा रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई जिनकी चर्चा हमने वीकली वाणी में भी की थी, जो इकोनॉमिक डायलॉग है वो चीन और यूएस के बीच में इस समय बंद पड़ा हुआ है पिछले काफ़ी सालों से। और इसके अलावा ये दोनों देश जो हैं एक सुप्रीमेसी के लिए फाइट कर रहे हैं कि वर्ल्ड पावर कौन बनेगा। तो बेसिकली ये फाइट ऑफ सुप्रीमेसी है। और यहाँ पे जो चाइनीज़ कंपनी जिनके अंदर यूएस इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि दीदी जो है वो यूएस में उसका आईपीओ आया था, तो जो भी चाइनीज़ कंपनी जिनके अंदर यूएस इन्वेस्टर्स हैं, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि उनको टारगेट किया जा रहा है चाइना के अंदर। उन कंपनीज को टारगेट करके एक तरीके का नुकसान पहुंचाया जा रहा है यूएस इन्वेस्टर्स को। तो ये एक तरीके का, जिसको कह लीजिए कि अगर हम नट शेल में कहें कि जिन कंपनीज के अंदर यूएस इन्वेस्टर्स हैं, जो चाइनीज़ कंपनीज जिनके अंदर यूएस इन्वेस्टर्स हैं, ऐसा ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है कि उनको खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है। तो बेसिकली ये एक मैसेज पास किया जा रहा है लोकल कंपनीज को कि अगर आप बाहर लिस्ट होते हैं, चाइना के बाहर लिस्ट होते हैं या अगर आप यूएस में लिस्ट होते हैं, तो बेसिकली आपको इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि डेटा इज किंग। जैसे कि हमें मालूम है कि डेटा जो है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। अगर हिंदी में कहा जाए तो डेटा जो है वो बादशाह है।
तो दोस्तों यहाँ पे चीन को ऐसा लगता है कि अगर उनकी जो लोकल कंपनीज हैं अगर वो यूएस के अंदर लिस्ट होती हैं तो वहाँ पे ये जो डेटा है, चाइना का जो डेटा है वो शेयर किया जाएगा यूएस के साथ, या मे बी ये जो कंपनीज हैं ये प्रेशर में आ सकती हैं और इस वजह से ये अपना डेटा जो है वो, क्योंकि वहाँ पे उनके अंदर यूएस इन्वेस्टर्स हैं, इन कंपनीज के इन्वेस्टर्स यूएस में हैं, तो यहाँ पे ये जो डेटा है, चाइनीज जो डेटा है वो शेयर किया जाएगा चाइना के बाहर। तो दोस्तों ये जो डर है ये सबसे बड़ा डर है चीन की गवर्नमेंट को कि उनका जो डेटा है वो डेटा जो है वो कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि डेटा, जैसे कि मैंने कहा कि डेटा इज किंग, तो यहाँ पे डेटा को कंट्रोल करने की एक, जिसको कह लीजिए कि रेस के अंदर इस तरीके से जो चाइनीज कंपनीज जिनके अंदर यूएस इन्वेस्टर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई डेटा सुप्रीम क्यों है? क्योंकि दोस्तों जिसके पास डेटा है वो ही इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो कि बिल्कुल फ्री में आपको सर्विस देते हैं या आपको वहाँ पे अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं, वो आपका डेटा कलेक्ट करते हैं। उस डेटा की सहायता से रिसेंटली एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी जहाँ पे व्हाट्सएप का एक नया अपडेट आया था और वहाँ पे उस अपडेट के कारण ऐसा माना गया था कि ये प्राइवेसी को जो है खतरे में डाल देगा, इंडियंस की प्राइवेसी को खतरे में डाल देगा। तो बेसिकली वो जो अपडेट था, वो डेटा जो व्हाट्सएप कलेक्ट करता है, उस अपडेट के अंदर ऐसा कहा गया था कि इस डेटा को फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। तो डेटा किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है उसका मैं एक सिंपल सा उदाहरण दे देता हूँ। आप इंटरनेट पे जाके कुछ भी सर्च करिए, कुछ बाय करने के लिए, कुछ भी हो सकता है, कोई होम अप्लायंस हो सकता है, टीवी हो सकता है, कार हो सकती है। उसके बाद आप देखेंगे कि आप जिस भी वेबसाइट पे जाएंगे या जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, आपको उसी से संबंधित एड्स दिखाई देनी शुरू हो जाएंगे। दोस्तों रिसेंटली इंडिया ने मास्टर कार्ड को बैन किया, इस न्यूज़ के बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो बेसिकली यहाँ पे भी डेटा का ही कंसर्न था। तो इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि जो पेमेंट का डेटा है, आरबीआई ने एक ऐसा सर्कुलर जारी किया था कि जो पेमेंट का डेटा है वो इंडिया के अंदर ही स्टोर होना चाहिए, लेकिन ये जो मास्टर कार्ड ये डेटा स्टोर करता है वो आउटसाइड इंडिया करता है। तो इसी वजह से मास्टर कार्ड को बैन कर दिया गया। दोस्तों इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर डेटा बाहर पड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली उसका मिसयूज भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो देश का डेटा है वो देश के अंदर ही रहना चाहिए। जो भी कंपनी, अगर वो बाहर की भी कंपनी है तो वो उस डेटा को, जिस देश के अंदर वो ऑपरेट कर रही है, उसके डेटा को उसी देश के अंदर रखना चाहिए। तो यहाँ पे डेटा जो है वो किंग है और टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों वो फ्यूचर को ड्राइव करेगी। आज हम टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो चुके हैं और ये जो टेक्नोलॉजी है इसके लिए जो ऑयल है वो डेटा है। टेक्नोलॉजी बिना डेटा के कुछ भी काम नहीं कर सकती, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे डेटा इज किंग, डेटा इज सुप्रीम। तो इस वजह से चाइना जो है वो ये चाहता है कि उसका डेटा, उसके देश का डेटा बाहर ना चला जाए, और ख़ास तौर पे तब जब चाइना जो है वो अथॉरिटेरियन कंट्री है, तो वहाँ पे उनको ये डर है कि अगर बाहर की कंपनीज निवेश करेंगी तो ऑब्वियसली उनका डेटा बाहर जा सकता है। इस वजह से वो एक क्रैकडाउन कर रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं, एक मैसेज पास कर रहे हैं लोकल कंपनीज को कि वो बाहर के निवेशकों की तरफ देखना बंद करें और चाइना की जो कंपनी है वो लोकली ही अपने डेटा को स्टोर करें और लोकल इन्वेस्टर्स के ऊपर ही विश्वास रखें, भरोसा रखें। और इसके अलावा दोस्तों चाइना को एक और डर भी है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि चाइना एक अथॉरिटेरियन कंट्री है, वहाँ पे एक अथॉरिटेरियन रिजाइम है। तो यहाँ पे चाइना जो है उसको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में बाहर के निवेशक अगर उनके देश के अंदर निवेश करना शुरू करें और एक ग्लोबलाइजेशन टाइप का जो है वहाँ पे माहौल बन जाए, एक इकोनॉमी वहाँ पे ग्लोबलाइज्ड हो जाए, जैसा कि नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज। तो वहाँ पे क्या है कि अथॉरिटेरियन रिजाइम को खतरा हो सकता है। ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं। साउथ कोरिया और वियतनाम जो है किसी समय पे
अथॉरिटेरियन वहाँ पे रिजाइम हुआ करते थे, लेकिन अब वहाँ पे बहुत लिबरल या जिसको कह लीजिए डेमोक्रेटिक सेटअप है। उसका कारण इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन था। बाहर के अगर कंपनीज आके निवेश करेंगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो अथॉरिटेरियन रिजाइम है उसको एक चैलेंज मिल सकता है। तो चाइना की जो गवर्नमेंट है उनको एक इस तरह का डर भी है। दोस्तों यहाँ पे तीसरा और आखिरी रीज़न है कि यहाँ पे कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि अगर मान लीजिए बाहर के निवेशक चाइनीज़ कंपनी में निवेश करते हैं तो बाहर का पैसा चाइना में आएगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे चाइना को बेनिफिट होगा। सेम लॉजिक हमारे देश में भी दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। चाइना को बाहर का पैसा नहीं चाहिए, चाइना को इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं चाहिए। तो यही कारण है कि चाइना जो है बाहर की कंपनीज अगर वहाँ पे निवेश करती हैं तो उसको इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देता। और चाइनीज़ इकोनॉमी जो है दोस्तों वो मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, ना कि इम्पोर्ट ओरिएंटेड। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे उनको निवेश की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो जो है निर्यात कर रहे हैं, आयात नहीं कर रहे। अगर ज़्यादा निर्यात हो रहा है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है जो कि निर्यात कर रहा है, आयात नहीं कर रहा, तो इस वजह से चाइना को बाहर का पैसा नहीं चाहिए। चाइना को बाहर के निवेशकों के पैसे की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये थे 3 प्रमुख कारण जिसकी वजह से चाइना जो है अपनी टेक्नोलॉजी कंपनीज के ऊपर क्रैकडाउन कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप चाइना की मार्केट के ऊपर फोकस रखते हैं या वहाँ पे निवेश करते हैं तो ये पॉइंट्स आपके लिए जानने ज़रूरी थे। और ये जो है दोस्तों इसका कोई चाइनीज़ इकोनॉमी के ऊपर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि चाइनीज़ इकोनॉमी आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि वो एक अच्छा ग्रो कर रही है। और इस क्रैकडाउन की वजह से जो पिछला क्वार्टर था जिसके रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए, जिसकी चर्चा हमने वीकली वाणी में भी की थी, वहाँ पे कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट चाइनीज़ इकोनॉमी पे देखने को नहीं मिला। तो आपके मन में सवाल आएगा कि चाइनीज़ इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। 823 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन कम हो गई, इसका मेरे हिसाब से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये एक मैसेज था, एक सिग्नल था लोकल कंपनीज को जो चाइना ने दे दिया। चाइना ये प्रूव करना चाहता था कि हु इज़ द बॉस, उन्होंने वो प्रूव कर दिया। और मुझे उम्मीद है कि ये जो कंपनीज़ हैं ये अपनी कुछ करेक्शन करेंगी या कुछ अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उसके अंदर कुछ बदलाव करेंगी, या हो सकता है कि यूएस में डीलिस्ट हो जाए, आउटसाइड चाइना से डीलिस्ट हो जाए, ऐसा कुछ होने की भी संभावना बन सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके मन में जो भी सवाल थे उनका जवाब मैंने दे दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। आने वाले समय में अगर आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।